सुप्रभातम। आज जो टॉपिक रहेगा हमारा, क्योंकि मुख गुहा का अध्ययन कर रहे थे पाचन तंत्र के अंतर्गत आहार नाल और कुछ सहायक ग्रंथि की चर्चा कर रहे थे, तो ये सहायक ग्रंथि भी है। और यहाँ क्योंकि मुख गुहा पढ़ रहे थे उसके साथ साथ मैं इस टॉपिक की भी चर्चा कर रहा हूँ। इंग्लिश में इसको लिखेंगे सैलाइवरी ग्लैंड्स। क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्पल हम मानव का ही ले रहे हैं, तो मानव को विशेष एग्जाम्पल लेकर ही बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें लाल ग्रंथियों की, तो हमारे मुख में कुछ पानी जैसा पदार्थ आता है, वही तो लार है। लार को, उस रस को लाला रस भी कह सकते हैं, लार भी कहते हैं। थूक भी कह सकते हैं, राल भी कह देते हैं, राल कह देते हैं, थूक कह देते हैं। ये कॉमन कॉमन शब्द हो गए। पानी जैसा पदार्थ मुंह से उत्पादित होता है, तो वो जो पानी जैसे पदार्थ जिसको लार कह रहे हैं वो किससे उत्पादित हो रहा है? ग्रंथियों से। तो मानव जो है उसमें ये जो ग्रंथियां हैं वो 3 जोड़ी होती हैं। मैं पहले बार बार कह रहा हूं कि मैं मानव का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं। 3 जोड़ी होती है। कहाँ कहाँ होती है? फर्स्ट है, एक तो ये कान है, यहाँ कान के सामने जिसको कहते हैं कान से पहले पूर्व, किससे पहले? कर्ण से। कर्ण कान को बोलते हैं। तो इसको हम यूं कह सकते हैं, कर्ण पूर्व। लेकिन जरूरी नहीं है वहां आपको ये शब्द मिले, इसका ये शब्द मिलेगा, आपको मिल सकता है। इसको हम बोलते हैं पैरोटिड लार ग्रंथि कह सकते हैं, कहते हैं। ठीक है, नाम देख लो पहले। उसके बाद दूसरी जो ग्रंथि है वो ये जो जबड़ा है, निचला जबड़ा, निचला जबड़े के कोने में, यहाँ जबड़े के नीचे इस हड्डी का नाम मैंडिबुलर है। उस उस लार ग्रंथि का नाम हो जाएगा, आप इंग्लिश शब्द से अच्छे से याद रखोगे, वैसे हिंदी में लिख दूंगा। वैसे हिंदी में बोलते हैं उसको अधोजंब लार ग्रंथि। लेकिन आपको इंग्लिश शब्द याद रखना है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे सब मैंडिबुलर सैलाइवरी ग्लैंड्स। नाम को स्पष्ट कर रहा हूं। और तीसरी है, ये है जीभ है, जीभ को उल्टा करेंगे यूं, तो जीभ के जो तल है, निचले जो सतह है जहां पेनुलम द्वारा जीभ जुड़ी होती है, उसके दोनों साइड में, पार्ट्स में, उसको कह सकते हैं अधोजीव्या, अधो जिह्वा।
लार ग्रंथियां, अरे इसको इंग्लिश में बोलेंगे, इंग्लिश याद रखना, सबलिंगुअल, सब लिंगुअल सैलाइवरी ग्लैंड्स। नाम क्लियर हुआ, उसके आगे बढ़ते हैं। ये जो है इससे डक्ट निकलती है, डक्ट यानी नलिका निकलती है, और क्योंकि लार ग्रंथियां कैसी ग्रंथियां हैं, बहिस्रावी हैं। कैसी ग्रंथियां हैं, बहिस्रावी हैं। ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं मुख्यतः, कुछ बहिस्रावी होती हैं, कुछ अंतःस्रावी होती है, कुछ दोनों प्रकार की होती है, वो मिश्रित ग्रंथि कह सकते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां जो अपने स्राव को, नलिका नहीं होती, सीधा रुधिर में डाल देती है, वे ग्रंथियां जो अपने स्राव को सीधा रुधिर में डाल देती हैं, यानी नलिका नहीं होती, वो तो कहलाती है अंतःस्रावी, उनमें नलिका की आवश्यकता नहीं होती। और कुछ ग्रंथियां कैसी होती हैं, बहिस्रावी। तो बहिस्रावी ग्रंथियां जो है वो जो स्राव स्रावित करती हैं वो नलिका के द्वारा कार्यस्थल तक पहुंचाती है। तो यहाँ नलिकाएं हैं, तो लार ग्रंथियां कैसी ग्रंथि होगी, बहिस्रावी। अपन अभी बात करें, और दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, वो अपना स्राव जो है वो सीधा रुधिर में डाल देती हैं, उनको नलिका विहीन भी कह सकते हैं, क्योंकि नलिका नहीं होती। तो उनका जो स्राव है उसको हम हार्मोन कहते हैं, क्या कहेंगे, हार्मोन्स कहेंगे। और जो बहिस्रावी है वो अपने स्राव को नलिका के द्वारा कार्यस्थल तक पहुंचाती हैं, वे क्या कहलाती हैं, बहिस्रावी कहलाती हैं। और बहिस्रावी ग्रंथियां जो है वो क्या, उनका जो स्राव होता है, जो स्राव स्रावित करती हैं, उस स्राव को बोलते हैं एंजाइम। इंग्लिश शब्द है ये भी, क्या स्रावित करती हैं, एंजाइम स्रावित करती हैं। तो लार ग्रंथियां कैसी ग्रंथियां हैं, बहिस्रावी ग्रंथियां हैं, अर्थात ये अपने स्राव को, अपने एंजाइम को नलिका द्वारा कार्यस्थल तक पहुंचाती है। अब नलिका का नाम की बात करें तो ये आप किस तरह से, आप बड़े स्तर की बातें हैं, फिर मैं बता देता हूँ। स्टेंसन, इसकी नलिका को बोलते हैं स्टेंसन नलिका। दूसरा जीभ के नीचे है, और एक है जबड़े के नीचे। तो इनका जो है सबलिंगुअल को, तो जो डक्ट है उसका नाम है रेविनस नलिका। नलिका नहीं लिख रहा हूं मैं, नलिका ही लिख रहा हूं। दूसरा अधोजीविया जो है, सॉरी अधोजम में लिख दिया है मैंने, इसमें नहीं आएगा, इसमें तो वार्टनर आएगा, वार्टनर नलिका। और बात करें अधोजीविया की, जीभ के जो जस्ट नीचे होती है उसकी जो नलिका होती है वह, उसका नाम होता है रेविनस नलिकाएं। ये नलिकाएं जैसे कहाँ खुलती हैं, जो ये कान के नीचे जो, यहाँ जो पैरोटिड ग्लैंड्स है वो स्टेंसन नलिका द्वारा कहाँ खुलती है, जो मैं कल दांत की चर्चा कर रहा था, तो जो ऊपरी जो जबड़ा है, ऊपरी जबड़ा जो है उसका जो पीछे अकल दाढ़ के बता रहा हूँ, अकल दाढ़ से आगे की जो दाढ़ है दूसरे नंबर की, अर्थात मैं कल बात कर रहा था दांतों की, तो आधे जबड़े के जो दांत बता रहा था मैं, 21-23 सूत्र बताए थे मैंने, 21, 2, ये 2 दांत, इंसाइजर 1 दांत, आधे जबड़े बात कर रहा हूँ, 2 दांत, इंसाइजर 1 दांत, वो आपका पेनाइन,
ये ये कृंतक, ये रजनक, ये प्रीमोलर 2 और पीछे के 3 मोलर, और तो तीसरी जो दाढ़ है ना, 5वीं दाढ़, ये 5 हो गए ना, आगे के 2 हो गए, आगे की 2 दाढ़ होगी, इनको प्रीमोलर कहते हैं। तो पीछे के 3 दाढ़ हैं, उनको मोलर कहते हैं, मोलर मैक्सिलरी, मोलर दांत कहते हैं। और मोलर जो दांत हैं उसमें दूसरा जो दांत है उसके अपोजिट साइड में ये नलिका खुलती है उपली जबड़े में। और तो कहाँ खुलती है? मोलर दांत के पास, के विपरीत दिशा में। और कौन से जबड़े में? ऊपरी जबड़े की बात होती है, ये वहां खुलती है। अधोजम की बात करें, अर्थात ये जो यहाँ पर ये जो ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि, जिसको हम क्या कहते हैं? सबमैंडिबुलर ग्रंथि कहते हैं। तो ये वाटर नली का द्वारा जीभ के नीचे भाग में, जीभ के शिखर की बात करें, जीभ के अधर तल पर, और ये जो जीभ के नीचे जो है, ये जीभ के नीचे ही खुलती है, ये भी जीभ के अधर तल पर खुलती हैं। और वहां ये स्राव स्रावित करती हैं। उस स्राव में क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं, पानी होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब ये जो नलिकाएं हैं जो यहाँ पर खुल रही हैं, इनसे क्या निकलेगा? एक पानी जैसा पदार्थ, पानी जैसा पदार्थ। और उसको क्या कहते हैं हम? इन नलिकाओं से क्या निकलेगा? लार निकलेगी। एक दिन में लगभग 1 से 1.5 लीटर 24 घंटे में निकलती है। और इस लार में क्या क्या होता है, संगठन की थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं मैं। 99% तो इसमें क्या होता है? पानी होता है। और 1% में अन्य, जैसे बलगम है, कुछ एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स में आपके महत्वपूर्ण एंजाइम है, ये याद रखना, ये 10वीं क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एमाइलेज। और इसका दूसरा नाम है, पी साइलेंट होता है, टाइलिन। ये एक ही एंजाइम का नाम है। दूसरा एंजाइम है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। दूसरे एंजाइम का क्या नाम है? लाइसोजाइम नाम है। उसी प्रकार से जो नवजात जो बच्चे होते हैं उनमें एक और एंजाइम मिलता है, लारिए लाइटेज, और ये मिलता है नवजात शिशु में। ठीक है। और क्या क्या होता है इसमें? और ये तो एंजाइम्स हो गए कुछ, जैसे बलगम हो गया। उसके अलावा और क्या होते हैं इसमें? और इसमें होते हैं लार में कुछ लवण होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं हम यहाँ? इलेक्ट्रोलाइट्स बोल रहे हैं। और ये इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन कौन है? पोटासियम है, क्लोराइड है, मैग्नीशियम है, और बाइकार्बोनेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ये कुछ इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। और भी जैसे अन्य की बात करूं, और भी इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे कोई छूट गया हो तो उसको भी मैं लिखवा देता हूं। जैसे मैग्नीशियम हो गया, क्लोराइड हो गया, कैल्शियम, सोडियम, सोडियम और कैल्शियम, ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। लार की बता रहा हूँ, लार में क्या क्या होता है। तो लार में, लार ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, पानी जैसा पदार्थ होता है। 1 दिन में लार ग्रंथि द्वारा 1 से 1.5 लीटर लार स्रावित की जाती है, जिसमें 99% पानी होता है, 1% में अन्य पदार्थ होता है जिसमें एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम आपके सामने एमाइलेज होता है, टाइलिन जिसका दूसरा नाम है, लाइसोजाइम।
लारियल लाइपेज भी होता है, ये नवजात शिशु में होता है। और कुछ क्या होता है इसमें, लवण होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जिनको बोल रहे हैं, सोडियम, पोटासियम, पोटेशियम और क्लोराइड, मैग्नीशियम और बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम, ये इसमें लवण होते हैं। ये क्या काम करते हैं साहब, इनकी काम की चर्चा कर लूँ मैं। ये काम क्या करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्या काम करते हैं, ये बफर बफर ये बफर एजेंट के रूप में काम करते हैं। ये बफर एजेंट के रूप में काम करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये कुछ स्टैंडर्ड आपकी बात हो सकती है। इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो बफर एजेंट के रूप में काम कैसे करते हैं, जब कोई पदार्थ है और उसके अंदर एसिड मिलाएं या तो अम्ल मिलाएं या फिर क्षार मिलाएं, तो उसकी जो पीएच है ना, उसमें जैसे बफर एजेंट के रूप में कैसे काम करते हैं, जब किसी पदार्थ में अगर अम्ल मिलाएं या फिर क्षार मिलाएं, उनके मिलाने से उसमें क्या होता है, कुछ प्रतिक्रिया होती है ना, प्रतिक्रिया से उसका जो है पीएच का मान ज्यादा डिस्टर्ब ना हो, उसको बनाए रखने के लिए पीएच को निश्चित बनाए रखते हैं। ये किसी भी विलयन है उसकी पीएच को स्थिर बनाए रखते हैं। ये क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स जो मुख्य गुहा है उसमें जो लार आदि जो ये पीएच है, इसका फिक्स पीएच होता है, उस पीएच को बनाए रखते हैं। पीएच पूछ सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ, लार का जो पीएच है वो एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार ये बहुत बार पूछा गया है। तो लार की जो पीएच होती है वो एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार 6.8 होती है, पीएच 6.8 होती है, अर्थात ये दुर्बल अम्ल होता है। आप ध्यान दें, जिसकी पीएच 7 होती है वो उदासीन होता है, जिसकी पीएच 7 से ज्यादा होती है वो क्षार होता है, 7 से कम होती है वो अम्ल होता है। तो 7 से कम है, 7 से कम है तो ये कैसा हो गया, अम्ल होगा, लेकिन दुर्बल होगा। और बात करें लार के, ये जो एंजाइम्स होते हैं इनका कार्य महत्वपूर्ण है। एमाइलेज या टाइलिन, ये क्या काम करता है, एक ही एंजाइम है, ध्यान रखना। लार में उपस्थित, आपसे 10th क्लास की बात आ रहा हूँ, अगर 10th क्लास में ये प्रश्न बनता है कि लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो आप बताएंगे एमाइलेज या टाइलिन। दो एंजाइम का नाम लिखे तो आप बता देंगे लारी एमाइलेज और लारी सब जरूर लिखना उसमें, लारी एमाइलेज और लाइसोजाइम। इनके काम की बात करें तो मुख्य जो पाचन की क्रिया है मुख्य गुहा से प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि लार में जो एक एंजाइम होता है टाइलिन या एमाइलेज, ये क्या काम करता है, जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का जो जटिल रूप है, मैं कह रहा हूँ कि जो भोजन अपन करते हैं अगर वो जटिल फॉर्म में कर रहे हैं, भाई मैं कह रहा हूँ जैसे आलू है, आलू को अगर हम मिक्सी में डाल करके और उसको मिक्सर द्वारा घुमाएं, मिक्सर, तो पानी कैसा वाइट पानी बन जाएगा। कुछ देर के लिए उसको रख दोगे तो घंटा 2 घंटा बाद अभी क्या देखते हैं वो टब में अंदर नीचे क्या जब सफेद मैदा जैसा पदार्थ जमा होता है, वही क्या है, कार्बोहाइड्रेट का जटिल रूप है, उसको बोलते हैं क्या, स्टार्च बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जटिल रूप क्या है, स्टार्च है। अब स्टार्च से डायरेक्ट तो ऊर्जा मिल नहीं सकती, पहले वो जटिल रूप किस रूप में आएगा, सरल रूप में आएगा, यही तो पाचन है, इसी की तो चर्चा करेंगे आगे, तो कर रहे हैं। तो स्टार्च को पहले किस में बदलेगा, माल्टोज में बदलना जरूरी है, फिर माल्टोज को किस में बदलना जरूरी होता है, ग्लूकोज में, और तब जाकर ऊर्जा मिलेगी। तो ये क्या काम करता है कि लगभग 30% जो स्टार्च है उसका पाचन कौन करता है, यही एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम करता है, और स्टार्च को किस में बदल देता है, माल्टोज में बदल देता है। ठीक है, इसका काम बता दिया। लाइसोजाइम क्या काम करता है, लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, अर्थात मुख्य गुहा के अंदर जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करते हैं, जिनके इन्फेक्शन हो सकता है उनको नष्ट कर देते हैं। दूसरा, जो बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, उनके आंत में जो लाइपेज बनता नहीं है, इसलिए जो उनके लार में जो लाइपेज एंजाइम होता है उसकी सहायता से उनके शरीर में वसा का पाचन होता है, लारी लाइपेज से वसा का पाचन होता है। लवणों के काम मैंने बता दिए, लवण जो है वो पीएच को स्थिर बनाए रखते हैं, अर्थात बफर एजेंट के रूप में काम करते हैं। कौन कौन से लवण होते हैं, ये होते हैं, लार की पीएच कितनी होती है, 6.8 होती है एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी।
99% पानी होता है, 1% एंजाइम होते हैं, एंजाइम आदि अन्य बलगम आदि होता है। एक ये ठीक है, ये लार के बारे में हो गया। ये 3 लार ग्रंथियां होगी, कहाँ कहाँ स्थित हैं उनके बारे में मैंने बता दिया। अब इसका एक जो डायग्राम है ना वो आप देख सकते हो, इससे और मैं अच्छे से समझा देता हूँ इसको। आप देख रहे हैं ये जीभ के नीचे है सबलिंगुअल अधोजीवा ग्रंथि है। इससे देखो ये डक्ट निकल रही है जीभ के नीचे, कई नलिकाएं निकल रही हैं, रेवनस की नलिकाएं बोल रहे हैं इनको। एक ही कान के नीचे, जिसको कर्णपूर्व कह सकते हैं, अर्थात पैरोटिड ग्रंथि कह रहे हैं। ये ग्रंथियां कहाँ खुल रही हैं? ऊपर दूसरा जो दांत है, मोलर दांत, उसके पास खुलती हैं। और तीसरी जो ग्रंथि है जो इस जबड़े की, ये जो जबड़ा है ना, जबड़े के यहाँ कोने पर यहाँ होती है, जिसको क्या कहते हैं? सबमैंडिबुलर कहते हैं, अधोजंब ग्रंथि कहते हैं। और ये अधोजंब ग्रंथि जो है ये कहाँ खुलती है? अधोजंब ग्रंथि जो है ये इसका डक्ट है, और इसकी डक्ट का ये नाम है वार्टन की नलिका। वो वार्टन की नलिका और ये भी जीभ के नीचे, तो 2 नलिकाएं तो जीभ के नीचे खुल रही हैं। ये जबड़े के नीचे सबमैंडिबुलर और ये सबलिंगुअल, ये दोनों तो जीभ के नीचे खुलती हैं। और जो पैरोटिड कान के नीचे जो ग्रंथि है वो दूसरी दाढ़, अकल दाढ़ के पास जो दाढ़ होती है उसके पास में खुलती है। अब यहाँ जो लार का जो 100% संगठन की बात करें तो उसमें 10% लार का 10% स्राव तो कौन स्राव करती है? ये करती है पैरोटिड ग्रंथि करती है। और ये जो अधोजंब अर्थात मैंडिबुलर जो सबमैंडिबुलर जो ग्रंथि है वो लार का लगभग 70%, लार का लगभग 70% भाग बनाती है। और बच गई ये अधोजीविया सबलिंगुअल जो ग्रंथि है वो लार का लगभग 5% भाग बनाती है। ठीक है, आगे हम बात करें कि मानव का एग्जाम्पल लेकर ही चल रहे हैं, क्योंकि आपको ये बता दिया कि भाई लार जो ग्रंथियां वो ये काम करती हैं। तो सर लार ग्रंथियां के सारी सभी जीवों में यही काम करती हैं? नहीं, अलग अलग जीवों में अलग अलग भी हो सकता है। जैसे आप देखते हो सांप होता है, सांप जो है उसके जो दांत होता है ना, विषैला दंत होते हैं, ये होते हैं नुकीले ऊपर के, और उनके अंदर लार होती है। लेकिन सांप में जो लार होती है वो विषैली होती है, तो अब इसका काम कर रही है। उसी प्रकार से अन्य जो एग्जाम्पल और ले हम, जैसे एक जानवर होता है आबाबिल। वो आबाबिल क्या करता है? लार से क्या बनाता है? घोंसला बना लेता है। तो और उसी के अलावा जैसे आप रेशम कीट का जो कैटरपिलर जो लार्वा है वो अपनी लार से क्या बनाता है? धागा बना लेता है। तो लार के अनेक काम भी होते हैं, कुछ जो है वो जैसे कोबरा, सांप, वो तो लार से सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं क्योंकि दांत में लार विष का काम कर रही है। और दूसरी बात करें कुछ जैसे जीव हैं, आबाबिल की बात कर रहा हूँ, आबाबिल घोंसला बना रहा है, और वो कैटरपिलर लार्वा है धागा बना रहा है, रेशम कीट का जो धागा बना रहा है, कीट है वो धागा बनाता है। तो लार के जरूरी नहीं कि एक ही काम हो, लेकिन मानव का एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं तो मानव का एग्जाम्पल लेकर मैंने आपको बता दिया। उसी प्रकार अन्य कार्य की बात करें मानव लार की, तो चूंकि जैसे कोहरा छा जाता है भाई सर्दियों के टाइम में जब हम सफर कर रहे होते हैं। अगर आप ईमानदार हैं तो कोई 30 मार्क का नहीं है, होना ही चाहिए था। अगर आप आईपीएस ऑफिसर हैं तो आपको सरकार गाड़ी देती है, बेहतरीन गाड़ी देती है, 2 ड्राइवर देती है, 2 आरटीपीसी गनर देती है, घर में काम करने के लिए लोग देती है, घर किराए का जो घर देती है, इतना बड़ा घर देती है कि इसका किराया 5-6 लाख रुपए है, घर में गार्ड देती है। आप पूरा अगर कैलकुलेशन करेंगे तो एक आईपीएस ऑफिसर पर सरकार कम से कम हर महीने 7-8 लाख रुपए खर्च करती है, 7-8 लाख रुपए। आप किसी भी प्राइवेट व्यक्ति से पूछिए, उसकी सैलरी 3 लाख पर मंथ होगी, लेकिन खर्चे उसके उतनी पूरे। मुझे आज तक नहीं पता है कि डीजल क्या भाव है, पेट्रोल क्या भाव है, आई डोंट नो। मुझे इतना पता है कि मेरी गाड़ी पूरी टोटली भरी रहना चाहिए। अगर गाड़ी मेरे को अचानक से कहीं जाना पड़ा और गाड़ी में पेट्रोल कम निकला तो मैं ड्राइवर को छोड़ूंगा नहीं। फिर भी अगर हम लोग रोक करके बोलते हैं कि हमारी सैलरी कम है, हमारी पगार कम है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा पेट कभी भरने वाला नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑफिसर्स ये तय करके आए हैं कि हम इस सर्विस में नौकरी के लिए नहीं जा रहे हैं बल्कि हम मिशन के लिए जा रहे हैं, हमें मिशन के रूप में काम कर रहे हैं, उनको कोई समस्या नहीं है, उनको कोई दिक्कत नहीं।